चलिए अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से 10th बोर्ड्स में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और आने जाने की प्रोबेबिलिटी है ही है, आएंगे, मतलब मेरे हिसाब से तो आना ही चाहिए। तो क्या है, एक तो सिंपल टॉपिक है, कोई वो नहीं है, पर इसको कॉम्प्लेक्स लगता है, या तो टीचर की गलती है, कहीं कहीं बच्चे की लापरवाही है, जहां पर ये चीज कॉम्प्लेक्स लगती है, ठीक है। तो इसको आज अपन आसान बनाने की कोशिश मैं करता हूं और देखते हैं होता है या नहीं, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर मतलब जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव, बहुतों को तो पता नहीं होगा कि कॉन्वेक्स कॉनकेव इससे ही निकले हैं, क्योंकि स्फेरिकल मतलब स्फीयर क्या होता है, फुटबॉल का शेप जो होता है ना वो स्फीयर होता है। तो ऐसा ही एक मिरर, ठीक है, ऐसा पूरा एक स्फेरिकल, उसके दो पार्ट निकले, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। देखो बताता हूं कैसे निकले। जैसे ये एक स्फीयर है 3D में, ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं स्फीयर, ठीक है। तो इसका अगर हम दो पार्ट करना चाहें तो कैसे होंगे, मान लो इसको बीच में से अपन काटते हैं, ओके। तो जिसमें भी जैसे ये हुआ, एक ये पार्ट पहले ले लेते हैं, ठीक है, ये पार्ट को लेते हैं यहाँ पे, ये हुआ, ठीक है। अब मान लो ये जो पीछे ऑब्लिक लाइन दे देते हैं, तो ऑब्लिक लाइंस का मतलब क्या होता है, बैक साइड, जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, जो कि ऑब्लिक लाइंस वाली सरफेस के अपोजिट में हो। तो बाहर की साइड ऑब्लिक लाइंस है, तो अंदर की साइड कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। अंदर की साइड कैसी हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो मतलब क्या कि ये किसका हिस्सा है, ये कौन सा मिरर है हमारा, केव बन रही है, क्या बन रही है, केव बन रही है, केव बन रही है, तो कॉनकेव है। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर कहां से आया है, स्फीयर से ही तो निकला है। ये जो इतना हिस्सा ले लोगे ना, ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ना, ये कौन सा है, कॉनकेव शेप ही तो है। तो ये कहां से निकला, स्फीयर से निकला, इसलिए इसको, ये कौन सा मिरर हुआ, स्फेरिकल मिरर। इसको मतलब स्फेरिकल मिरर से ही दो मिरर निकले हैं, कॉनकेव और एक निकालते हैं अपन कॉन्वेक्स। ये इधर का हिस्सा यहां पे बना रहा हूं और ये हिस्सा हमारा जो है ये रहा, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या हुआ कि अंदर की सरफेस में इसमें हम ऑब्लिक लाइंस बना देते हैं, ठीक है। अंदर सरफेस पर हमने ऑब्लिक लाइंस बनाई हैं, तो क्या हुआ, इसके अपोजिट सरफेस जो रहेगी वो रिफ्लेक्टिंग रहेगी। जो ये वाली सरफेस है बाहर की, ये हुई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहां पे होता है ये रिफ्लेक्शन, ये लाइट रे आई और ये रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। ये कैसे रेज किस तरीके से मुड़ रही है हम देखने वाले हैं, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक स्फीयर से दो मिरर निकले हैं, एक कॉनकेव होता है और ये कॉनकेव का जो अपोजिट होता है कॉन्वेक्स, बाहर की ओर निकला हुआ कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, ये दोनों किससे निकले, एक स्फेरिकल मिरर से निकले हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, किस तरीके से, बहुत मतलब पता है, इसको बहुत बड़ा बनाते हैं, इस टॉपिक के ऊपर है बहुत छोटा, इसको अपन फटाफट निपटाने वाले हैं। चलिए पहले हम बात करेंगे कॉनकेव की। किसकी बात करेंगे, कॉनकेव की, ठीक है, कॉनकेव मिरर, ठीक। तो कॉनकेव मिरर की बात करने से पहले देख लेते हैं हम थोड़ा सा क्या है कि ये हुआ शेप किसका, कॉनकेव मिरर का। ये हुई बाहर की साइड, क्या देंगे हम इसमें, ऑब्लिक लाइंस, ठीक है। ये देखो, ये मतलब ये ऑब्लिक लाइंस शो करती है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, इधर वाली सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। तो कॉनकेव मिरर में क्या क्या चीजें होती है, एक हुआ सी, क्या हुआ, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। और दूसरा हुआ क्या हमारा, ये हुआ हमारा पोल, ये हुआ हमारा फोकस, ठीक है। ये फोकस, ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस लेंगे हम सीपी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस किसके इक्वल रहेगी, आर के, कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होता है, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। जो इस स्फीयर की, जिस स्फीयर से ये कॉनकेव मिरर निकला है, उस स्फीयर की जो रेडियस होगी वही ये डिस्टेंस होगी सीपी, ठीक है। मतलब ये सी क्या हुआ, सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। इस स्फीयर का सेंटर कौन हुआ, हमारा सी, और सी से पी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हुई आर हमारी, जो कि रेडियस है किसकी, स्फीयर की, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, आर है, क्लियर है इतना, ठीक है। और जो एफ होता है, एफ सीपी के सेंटर पर होता है, मतलब फोकस की जो डिस्टेंस है किससे, पोल से, वो इक्वल है फोकस की डिस्टेंस जो कि सेंटर से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस हुई ये r/2 हुई और ये वाली डिस्टेंस भी r/2 हुई। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो पोल से फोकस तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। तो स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं हम फोकल लेंथ को, जो कि r/2 है। ये आपको फंडा क्लियर हो रहा होगा। ये हमारा पोल हुआ, ठीक है। और ये जो एक्सिस है जिसपे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल लाई करते हैं, उस एक्सिस को बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हुई प्रिंसिपल एक्सिस हमारी, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और ये हमारा हुआ मिरर, ठीक है। इसको हम mm' से शो करते हैं। इतना आपको क्लियर हो रहा होगा।
अब हम देखेंगे इस पे इमेज फॉर्मेशन का। तो जनरली आप देखो, मतलब अगर हमको देखना है कि ये एक मिरर है, कोई भी मिरर का काम क्या है कि इमेज को फॉर्म करना। इमेज को फॉर्म करना मतलब अलग अलग तरीके से हम क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग रहती है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग रहेगी तो आपकी इमेज का फॉर्मेशन भी अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग तरीके से होगा, वो हमको बस देखना रहता है यहाँ पे। तो हम क्या लेते हैं, कुछ कंडीशन लेते हैं, 4-5 जगहें लेते हैं जहां पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करते हैं जो कि हमारे हाथ में है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमको इमेज का फॉर्मेशन होता है, मिलता है, जिसको कि हमको यहाँ पे स्टडी करना है, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो आप जनरली आप सोच सकते हो कि कौन कौन सी पोजीशन रहती है। भैया ये मिरर है, ठीक है, यहाँ पोल पे बिठाने से तो रहे ऑब्जेक्ट को, कहीं तो दूर बिठाना पड़ता, तो हम क्या बोल देते हैं कि फोकस और पोल के बीच में एक जगह ले लेते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे बिठा देंगे, एक बार फोकस पे बिठा देंगे। आप तो बस इस डायग्राम को दिमाग में रखना, उसके अकॉर्डिंग चलते जाना। फोकस और पोल के बीच में बिठा देंगे, एक बार फोकस पे बिठा देंगे, एक बार फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बिठा देंगे, एक बार सेंटर पे बिठा देंगे, और एक बार सेंटर से पीछे बिठा देंगे, ठीक है, और इन्फिनिटिव बिठा दो, ठीक है। ये जो 5-6 जगहें हैं यहाँ पे हम बिठाएंगे और हम देखेंगे किस तरीके से इसका जो है कि मतलब इमेज फॉर्मेशन होता है। उससे पहले हमको लॉ देखना पड़ेंगे। क्या होता है कि कभी भी इमेज का फॉर्मेशन होने के लिए जरूरी ये है कि कोई जो 2 लाइट रेज आती है, उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे जो आती है उसकी 2 रे का इंटरसेक्शन किस पॉइंट पे हो रहा है, उनका दो रेज का इंटरसेक्शन करवाना बहुत जरूरी है, उसके बिना इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो हमको लाइट रे को किस तरीके से यहाँ पर मतलब जो लाइट रे का इंटरसेक्शन जो होगा उससे पहले किस तरीके से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, किस तरीके से रिफ्लेक्शन आएगा किस पोजीशन पे, वो चीज को हमको यहाँ पे आपको पहले मतलब वो लॉज बने हुए हैं, 4-5 लॉ है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, या फिर बोल सकते हैं कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स में भी सेम ही है। तो स्फेरिकल मिरर में जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हम पहले देख लेते हैं। चलिए तो वो देख लेते हैं। चलिए तो 4 लॉ है, यहाँ पे 4 लॉ है कॉनकेव मिरर के केस में भी और कॉन्वेक्स मिरर के भी केस में, क्योंकि हम स्फेरिकल मिरर के लॉस पढ़ रहे हैं तो दोनों में ही अप्लाई होंगे वो। तो देखो पहला है, ठीक है, पहला कि जब लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है, हमको हमेशा याद रखना, किसे लॉ कैसे याद रखोगे, इधर पीछे से आना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब एक लाइट रे पास होगी, ठीक है, कैसे पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब एक लाइट रे पास होगी वो जो मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पर कंटिन्यू वापस जाएगी, ठीक है, जिस पाथ पर वो आई उसी पाथ से रिटर्न बैक हो जाएगी वो, ठीक है। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा है फोकस से जब लाइट रे पास होगी, ठीक है, इस तरीके से ले आते हैं अपन, फोकस से जब लाइट रे पास होगी, ठीक है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। अब तीसरा क्या है कि जब लाइट रे पोल पर आएगी तो विद द सेम एंगल वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। मतलब कौन सा एंगल, जो इंसिडेंट लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वही एंगल बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, ये एंगल सेम रहेगा, तो सेम एंगल से वो वापस चले जाएगी। ये 3 लॉ है यहाँ पर, ये मेरे हिसाब से। और एक और ले लो, ठीक है, कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से आती है, प्रिंसिपल फोकस के मतलब जो फोकस है उसके 2 हो जाते हैं, कि अगर फोकस से आई तो पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल आई, जैसे पैरेलल लाइट रे आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाएगी, इस तरीके से है, ठीक है। फोकस के 2 हो गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर का समझ में आ गया, गई वापस आ जाएगी, फोकस से गई अगर तो पैरेलल हो जाएगी, और फोकस पे अगर पैरेलल गई तो फोकस से रिटर्न हो जाएगी, और अगर पोल पे गई तो सेम एंगल के साथ वापस हो जाएगी। किसके साथ सेम एंगल, कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये 4 केस है, एक ही बार में बता दिए मैंने, 4 केस उसी पे बनाना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उठाया उससे 2 रे निकाल दी, ठीक है। जो अप्लाई हो रहा है हमारे लॉ, ये 4 लॉ में से एक दो लगेंगे, उनको लगा देंगे और उसके हिसाब से हम इमेज का फॉर्मेशन देख लेंगे उस तरीके से। और इन चीज़ों को पता है दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो वहाँ पे आपको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, ठीक है, सिंपल है। तो चलो अब फटाफट हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं अलग अलग जगह पे और रेस गिराते हैं। जैसे ये रे के लॉ पढ़े हमने, इसके लॉ के अकॉर्डिंग हम फटाफट रेस गिराते हैं और देखते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। चलो तो देखो, ये जो है ये पोजीशन से किसकी पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन हमने कंसीडर करके रखी है। मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी कैसे सोचना कभी भी कि बस डायरेक्ट सिर्फ इतना सा अगर याद है ना आपको तो आप सब कुछ कर लोगे। देखो अगर लॉ की बात करें तो लॉ के लिए आपको आराम से आप पता लगा सकते हो कि यार आपको जिसने कहा मैंने कि यार भैया पहले सी से चलना है, सी पे हम लाइटें डालेंगे तो कैसी जाएगी वापिस, एफ पे डालेंगे पैरेलल,
पोल पे डालेंगे सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट, अगर पैरेलल डालेंगे तो फोकस से जाएगी। सीधी बात है, 4 लॉ है, इस पे एक, 2 इस पे और एक इस पे। सरल तरीके से ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ऐसे ही हम पोजीशन अगर पता लगाना है हमको तो डायरेक्ट यहाँ से चालू कर लो। पी पे रखने से रहे, पी और एफ के बीच में रख देंगे, एफ पे रख देंगे, एफ और सी के बीच में रख देंगे, सी पे रख देंगे, सी से पीछे रख देंगे और इन्फिनिटी पे रख दो, खत्म। ये 6 के 6 हो जाएंगे। तो अब आपको समझना है कि किस तरीके से हमको लाइट रे को, बस मेन मुद्दा यहीं पे खड़ा होता है कि किस तरीके से। अब आप सोचते होंगे कि सर हमको ये सब पता है, हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को कितना आप हाइट ले रहे हो, क्योंकि हम एक इमेजिनरी बनाते हैं। इमेजिनरी मतलब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इतना भी बना सकता हूँ, ठीक है, और समझदारी के हिसाब से मैं इतना बड़ा भी बना सकता हूँ, क्योंकि इस डिस्टेंस को देखो ना, आपकी इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप मान लो कि जितनी डिस्टेंस इतना बड़ा आप ऑब्जेक्ट खड़ा कर दोगे तो कैसे क्या इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए चीज कि जब भी आप बना रहे हो तो आप थोड़ा अप्रोक्सीमेट लेके चलो कि यार इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से अब जैसे फिर ये डिस्टेंस भी देख लेना कि यार सी और पी के जो डिस्टेंस होती है उसका हाफ रहता है, पी एफ की डिस्टेंस, तो उसको हाफ ही लो। ऐसा नहीं कि यार ये बहुत बड़ा हो गया, सी बहुत दूर बना दिया और एफ हमने यही बना दिया, तब भी ऑब्जेक्ट में गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है, मतलब जो भी इमेज का फॉर्मेशन में गड़बड़ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे। अब पहले हम रख देते हैं यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जाते हैं, ये गई, ठीक है। अब यहां से आपको आगे डालना है रेस को, जो लाइट रे निकलेगी किससे, हमारे ऑब्जेक्ट से, वो कैसे निकलेगी, आगे निकलेगी। तो आगे हमने डाली जैसे, तो यहां से ये पैरेलल डाली, किसके प्रिंसिपल लॉ के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो यहां पे हमने पैरेलल डाली, किसकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे गई, तो कहां से गुजरेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। और एक और क्या है हमारे पास, यहाँ पे लॉ लग जाएगा हमारा, पी पे डाल देते हैं हम, ठीक है। ये डायग्राम बहुत गड़बड़ जाता है मेरा, पी पे डाला, ये ऐसी निकल गई, ठीक है। पी पे डालने के बाद ये सेम एंगल से निकलेगी। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये लाइट रे ऐसी जा रही है, ये लाइट रे ऐसी जा रही है, तो ये कभी आगे मीटअप करेगी, नहीं करेगी। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, हमको लाइट रे को मीटअप करवाना है आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन हमको लाइट रे को मीट करवाना है, ताकि हम एक अच्छी से इमेज फॉर्म कर पाए, हमें एक अच्छी इमेज ऑब्टेंड हो जाए। वो अच्छी है कि बुरी है वो तो बाद में देखेंगे, पर एक इमेज को ऑब्टेंड करने के लिए हमको लाइट रेज को मीटअप करवाना हमारा मेन मोटिव रहता है, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहां पे ये लाइट रे इधर तो मीटअप करेगी नहीं, तो हम अब क्या करेंगे, ये इधर ये ऑब्लिक लाइन से है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस साइड वाली, ठीक है। ये बात आपको क्लियर रहना चाहिए, ये बच्चों वाली चीजें। अब इसको ही हम इधर एक्सटेंड कर देंगे, आगे एक्सटेंड कर दिया हमने इसको भी इधर हम आगे एक्सटेंड कर देंगे, इसको भी आगे हमने एक्सटेंड कर दिया, इसको भी आगे एक्सटेंड कर दिया। तो ये होती है हमारी डॉट डॉट लाइन। कैसी होती है, डॉट डॉट लाइन होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये रियल लाइंस नहीं है, रियल लाइंस तो इधर चले गई, तो हमने इसको इधर एक्सटेंड कर दिया और ये हमारी डॉट डॉट लाइन है। और डॉट डॉट लाइन कभी भी ये रियल लाइंस है और ये डॉट डॉट लाइंस है। डॉट डॉट लाइंस कभी भी एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करती है, ये बात ध्यान रखना है अच्छे से। तो ये इमेज कैसी हो गई, ये इमेज भी वर्चुअल हो गई। तो ये हमारा ए बी था, ए बी से हम डिनोट करते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को। इमेज हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो ए बी ए डैश बी डैश, तो ये एक वर्चुअल इमेज है। ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो हमको कैसी इमेज ऑब्टेन होती है, एक वर्चुअल इमेज। और खड़ी है, ठीक है, जैसा ऑब्जेक्ट रखा था वैसा वैसा है। तो इरेक्ट मतलब सीधी इरेक्ट इमेज मिली है और मैग्नीफाइड मिली है। मतलब मैग्नीफाइड मतलब बड़ा। तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये इरेक्ट इमेज है, एक वर्चुअल इमेज है। क्यों, क्योंकि ये डॉट डॉट लाइन से बनी है। थर्ड क्या, कि ये मैग्नीफाइड है, इसका साइज से जो ऑब्जेक्ट का साइज था उसके रिस्पेक्ट में बात करें तो इमेज का साइज बड़ा है, मतलब ये एक मैग्नीफाइड इमेज है। तो ये हुआ नेचर किसका, इमेज का, कि भैया कैसी इमेज फॉर्म्ड हुई जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये हुआ हमारा एक। उसके बाद हम फोकस पे रखेंगे। अब फोकस पे रखने के लिए देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो फोकस पे हमने रख दिया। फोकस पे रखने के बाद क्या करेंगे हम, फोकस एक तो सीधा डालेंगे पैरेलल कहाँ से जाएगी लाइट रे, वापिस फोकस से जाएगी। एक कहाँ पे डालेंगे हम, पोल पे डाल देंगे। पोल पे डालने के बाद ये देखो, तो ये देखो ये लाइट रे जा रही है ऐसी, ये भी जा रही है ऐसी। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि ये आगे जाके मिल जाएगी। वो लाइट रे कैसी जा रही थी, एक ऐसी जा रही थी तो एक ऐसी जा रही थी, वो कहीं मीटअप नहीं हो रही थी। ये कहीं ना कहीं मीटअप हो रही, तो कहाँ पे मीटअप होगी, ये इन्फिनिटी पर जाकर मीटअप होगी। तो एक सीधा फंडा याद रखना
कि अगर ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आ रही है वो मतलब अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो उसकी इमेज जो बनेगी वो फोकस पर बनेगी। ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है, इसके डायरेक्ट आंसर आना चाहिए आपको, ये डायरेक्ट समझ में आ जाना चाहिए कि अगर फोकस पे हमने रखा ऑब्जेक्ट को तो वो इन्फिनिटी पर हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो बताओ मेरे को कि इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। मान लो ऐसा मतलब ये बहुत दूर जाके नीचे जाके कहीं बनेगी, तो ये हुआ हमारा ए बी, क्या हुआ ए बी, तो ये हमेशा देखो अब इसे उल्टा जाएगा, ये सिर पहले ऊपर था ए, तो ये ए नीचे जाएगा, ए डैश बी डैश, पैर तो वहीं रहेंगे उसके, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि किस तरीके की इमेज बनी, तो पहली बात तो ये जो है रियल लाइंस है, रियल लाइंस के मीटअप से बनेगी ये इमेज, तो कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, ये जैसे खड़ा था पैर नीचे थे सर ऊपर था, अब इसके देखो सर जो है वो नीचे चले गया, तो रियल एंड इन्वर्टेड कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। दूसरा क्या, ये इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ा साइज है किसका, इमेज का, तो इमेज कैसी बन रही है, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनी है, रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है, ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। तो एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यहां से नोट करके लिख लो कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगी, और अगर इमेज ऑब्जेक्ट अपने फोकस पे रखा है तो जो इमेज रहेगी वो आपकी इन्फिनिटी पर बनेगी। तो देखो अब यहाँ पे हम जब आएंगे कि इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना तो हमारा जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी, देख लेना, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम रखते हैं फोकस और सेंटर के बीच में। जब फोकस और सेंटर के बीच में रखेंगे तब क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो अब हमने क्या करा, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट, ये दो डन हो गए हमारे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे आ गए हम। फोकस और सेंटर के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो हमको देखने को मिला कि ये जो इमेज हमारी बन रही है, ये देखो पहले तो हमने पैरेलल लाइन डाली तो फोकस से होके पास होके चले गई, दूसरी हमने पोल पे डाली, पोल से सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होके हमारी कहीं यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, इस जगह पे हुआ, तो ये हुआ ए बी, ये हुआ हमारा ये बी डैश है, ये ए डैश, ठीक है। हेड उसका ऊपर रहेगा तो ये हेड यहाँ नीचे चले गया, इन्वर्ट इमेज बन गई है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो रियल आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो रियल लाइंस जाके मीटअप हुई है तो कौन कैसी इमेज बनेगी, रियल बनेगी। तो हमेशा याद रखना कि रियल इमेज जब जब बनेगी वो इन्वर्ट बनती है, तो रियल और इन्वर्ट तो साथ में लिख ही दिया करो, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर क्या हुआ, ये मैग्नीफाइड बनती है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे मैग्नीफाई बनती है। यहाँ पे हाईली मैग्नीफाई बनी थी कौन से केस में, जब हमने फोकस पर रखा था, जब इन्फिनिटी पर जाके इमेज बनी थी। पर इस केस में इसको हम मैग्नीफाई बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड बोल सकते हैं, हाईली मैग्नीफाइड मत बोलना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा बाकी, ठीक है, ठीक है। मैग्नीफाइड बनेगी और उसके बाद बोला जाए या फिर इनलार्ज बोल सकते हो या मैग्नीफाइड बोल सकते हो। दूसरा ये बोला जाए कि रियल बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी, इस तरीके से देखना है। और कहाँ बनेगी, तो बियॉन्ड सी इमेज बन रही है, सी इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम अगला केस देखते हैं, जब सेंटर पर है। तो देखो मैं बता दूं, मेन फोकस है, फोकस का अच्छे से ध्यान होना आपका कि फोकस पर ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर इमेज, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट तो फोकस पर इमेज, ये फंडा फोकस क्लियर रखना। दूसरा सेंटर का, यहां से भी बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो सेंटर का आपका फंडा क्लियर होना चाहिए कि जब जब ऑब्जेक्ट सेंटर पर रखा रहेगा तो इमेज सेम साइज की सेंटर पे ही बनेगी, सेम साइज की। पर रियल इमेज और इन्वर्टेड, रियल जब जब हमने पढ़ा है तब तब साथ में क्या आया है, इन्वर्टेड, ठीक है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज विद सेम मतलब ऑफ सेम साइज वहीं पर बनेगी, कहां पर, जहां पर ऑब्जेक्ट है। कहां है, सेंटर पर है ऑब्जेक्ट। तो सेंटर और फोकस का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इन दो पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और कोई भी क्वेश्चन में अगर 4-5 चीजें पूछी है, उलझाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो सेंटर और फोकस का क्वेश्चन रहेगा वो आप मतलब उसमें जो पॉइंट पूछे होंगे सेंटर और फोकस से रिलेटेड, तो आप वहां से पूरे क्वेश्चन को मतलब आपको एक मेन पॉइंट मिल जाएगा जहां से आप पूरी गुत्थी जो है वो सुलझा सकते हो क्वेश्चन की। तो ये दो इजी पड़ेंगे आपको, और ये दो को आपको मेन ध्यान रखना है, और मोस्ट प्रोबेबली इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं सेंटर के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख के क्या हमको इमेज किस तरीके से मिल रही है, मैं सच बोल रहा हूं या झूठ। अब हमने रखा है सेंटर पे ऑब्जेक्ट, हमारा सेंटर पर ऑब्जेक्ट, तो अब निकाल लेते हैं लाइट रेज। अब हमारे पास कौन सा लॉ लग जाएगा, एक तो पैरेलल वाला तो हम लगाते ही आ रहे हैं, ठीक है, और एक हम लगाएंगे जो कि फोकस से जाएगी लाइट रे, फोकस से जाके हो जाएगी रिफ्लेक्ट,
क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, और ये हमको मिल गया ऑब्जेक्ट। कहाँ मिला, ऑब्जेक्ट कहाँ मिला, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ऑब्जेक्ट, मेरे पास भी ये जो डायग्राम रे डायग्राम बनाने में मेरी भी गड़बड़ी है, ठीक है, मेरे परफेक्ट डायग्राम बनते नहीं है, इसके कारण ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। बाकी ये सेम साइज का है, आपको लगे तो इसको थोड़ा और छोटा कर लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हुआ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ए बी ऑब्जेक्ट रखा था हमने, ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट हमको मिला है। ये बहुत ही आसान है। इस तरीके से ये लाइट रे गई तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से गई गुजरी, और जब हमने डायरेक्ट फोकस पे डाली तो पैरेलल हो गई। ये हमारे लॉ लग रहे हैं, 2 लॉ लग चुके हैं यहाँ पे, आपको अगर समझ में आ रहा हो तो ठीक है, और नहीं आ रहा हो तो कमेंट कीजिए, एक बार फिर बता दूंगा। ठीक, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पहली बात तो रियल जो लाइंस हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, रियल रेज है जो उनके इंटरसेक्शन से, उनके मीटअप से बनी है हमारी इमेज। तो कैसी इमेज बनी है, रियल। कैसी इमेज, रियल बट इन्वर्टेड, ये तो साथ में लिख ही दिया करो, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड पॉइंट क्या कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का और हमारी इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट के इक्वल आ रहा है, सेम साइज, ठीक है, सेम साइज ऑफ सेम साइज। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, रियल हुई, इन्वर्टेड हुई, सेम साइज की हुई, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो और कहां पे मिली हमारी इमेज, सेंटर पर मिली। कहां पे मिली, एट सेंटर। कहां बनी हमारी इमेज, सेंटर पर बनी है। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जब जब एक सेंटर पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तब तब इमेज कैसे बनेगी। ठीक, अब बियॉन्ड सी मतलब सी से थोड़ा सा पीछे परे रखा जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमने रख दिया बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा परे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को। चलिए तो अब जान देते हैं लाइट रे किधर से निकाल लिया जाए। तो एक तो सेंटर का लॉ अभी तक हमने यूज करा नहीं, तो अब सेंटर का लॉ यूज किया जाए। ये सेंटर से निकाल देते हैं, ये वापस जिस पाथ से गई उसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। एक हम निकाल देते हैं हमारा पैरेलल, तो हम डाल ही रहे हैं, एक पैरेलल तो कंटिन्यू हर केस में डाल दिया करो, और ये हमारी गई फोकस से होते हुए वापिस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और ये हमारी सेंटर से गई तो सेंटर से ही वापस हो गई है। तो यहाँ पे ये मीटअप मिला हमें, तो ये हुई हमारी इमेज। ये ए, ये बी, ये ए डैश, ये बी डैश। अब क्या देखने को मिल रहा है, अब कुछ और देखने को मिल रहा है, कुछ नया देखने को मिल रहा है। ठीक है, शायद आपने पकड़ा हो। तो पहली बात तो ये है कि जो रिफ्लेक्शन के बाद में जो एक्चुअल रेज है उनका ही मीटअप हो रहा है, मतलब रियल इमेज बन रही है। कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड उल्टी तो बनेगी, रियल जब बनी तब इन्वर्टेड बनी ही बनी। और क्या देखने को मिल रहा है, साइज में डिफरेंस आ रहा है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे छोटा साइज मिल रहा है हमको इमेज का। तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, और डिमिनिश्ड शब्द का यूज करते हैं, बाकी यहां पे भी हम डिमिनिश्ड नहीं बोल सकते। बहुत ज्यादा अगर छोटा, जैसे मैग्नीफाइड, ठीक है, तब हम मतलब बहुत ज्यादा बड़ा रहे तब हम मैग्नीफाइड यूज करते हैं, तो जब बहुत ज्यादा छोटा रहेगा तब डिमिनिश्ड। बाकी ये इतना छोटा नहीं है, पर हम यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट से स्मॉल बन रही हमारी इमेज, इन्वर्टेड है, रियल है, ये सब चीजें आपको समझ में आ रही है। और कहां पे बन रही है, बिटवीन सेंटर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर और प्रिंसिपल, सेंटर और जो हमारा फोकस है, उन दोनों के बीच में हमारी जो इमेज है वो फॉर्म हो रही है। अब देख लेते हैं इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का कुछ नहीं है भैया, इन्फिनिटी में उलझना नहीं है। इन्फिनिटी में रेज ऐसी आती है, मतलब कैसी भी आ सकती है। एक हमारी डायरेक्ट यहाँ पे चली जाएगी, ये ऐसी आ जाएगी इस तरीके से और इस तरीके से, और मीटअप होती है फोकस के यहाँ पे कुछ तो इस तरीके से मिलती है। इन्फिनिटी का ऐसा कोई रे डायग्राम नहीं पूछा जाएगा आपसे इन्फिनिटी का डायरेक्ट, क्योंकि इन्फिनिटी का पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मतलब कहाँ से लाइट रे आ रही है, कोई अनुमान नहीं है। एग्जैक्टली पोजिशन इन्फिनिटी मतलब क्या है, इन्फिनिटी कभी भी डिफाइंड नहीं है। इन्फिनिटी आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी पढ़ोगे तो इन्फिनिटी का मतलब मैथ में भी आपको वो अनडिफाइंड है। ठीक है, डिफाइंड नहीं है। तो हमारे पास एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं है, तो हम रे डायग्राम भी प्रॉपर तरीके से नहीं बना सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूं, और इसलिए एग्जामिनर भी आपसे इसके ऊपर रे डायग्राम बनाने का नहीं बोलता है। इसके ऊपर आपसे वो डायरेक्ट नॉर्मल से क्वेश्चन पूछता है कि भैया अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो फोकस। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो फोकस पर इमेज बनेगी, और अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे इन्वर्स हो जाता है। ठीक, तो ये 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, जो कि आपकी हेल्प करेगा इस पूरे फंडे को, स्फेरिकल मिरर के फंडे को याद करने में। कि सीधी बात है, फोकस का और इन्फिनिटी का इन्वर्स रिलेशन है। फोकस पर रखा तो इमेज इन्फिनिटी मिलेगी, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा तो फोकस पर मिलेगी। सेंटर का है, याद रखना आपको,
कि सेंटर पर ऑब्जेक्ट रखा तो सेंटर पे इमेज मिलेगी, सेम साइज मिलेगी, इन्वर्ट मिलेगी, रियल मिलेगी, ये सब फलाना फलाना। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, वरना ये बुरा मान जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर का फंडा क्या है कि ये हमने वही स्फीयर से काटा हुआ हिस्सा, ओके, तो यहाँ पे ये ऑब्लिक लाइन से अंदर की साइड ऑब्लिक लाइन, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, बाहर सरफेस है। एक फंडा, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी ऑब्जेक्ट प्लेस करना हमारा काम है कि कहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, क्योंकि मिरर का काम है इमेज को बताना, तो हम मिरर से सिर्फ इमेज जानना चाहते हैं कि भैया कहां का इमेज बन रही है, पर ऑब्जेक्ट कौन रखेगा, हमारा काम है ऑब्जेक्ट रखना। तो एक बात बता दूं, हमेशा लेफ्ट साइड में, आपके लेफ्ट साइड में इमेज हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे अब मेरे को बताओ कि ये एक स्फीयर था, स्फीयर का सेंटर कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है, तो पोल अगर इधर जाएंगे हम तो पोल फोकस कहाँ पे मिलेगा हमको, यहाँ पे मिलेगा। अगर इधर जाएंगे तो फोकस कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो अगर हमने इसका आधा आधा किया था जब, तो इतना पार्ट जब काटा था, ये आधा मतलब ये सेंटर से होते हुए जा रहा है, ठीक है। जब इतना पार्ट लिया था हमने तो ये कॉनकेव बना था और ये हमारा है कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव जब बना तो सेंटर ये रहा, सेंटर ये रहा, ये था, और यही बीच में क्या आया था हमारा फोकस। पर अब हम अगर ये वाला पार्ट लेते हैं तो ये कॉन्वेक्स है, तो सेंटर तो आपका इधर ही आएगा ना, सेंटर तो अंदर की ओर है, तो सेंटर आपका इधर आएगा, किधर आएगा, इस साइड आएगा, सेंटर यहाँ आएगा आपका, फोकस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो इधर कुछ है क्या, इधर कुछ नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी बाहर वाली है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे कौन सी है, बाहर वाली है, ओके, ठीक है। और यहाँ पे अंदर, यहाँ पे ऑब्लिक लाइन अभी बनाते नहीं अपन ने, तो थोड़ी सी उलझन होती है डायग्राम, बस इसलिए नहीं बनाया मैंने, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट की जो लाइट रेज आएगी वो इन्फिनिटी से आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मिल जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन आपके फोकस पे मिल जाएगी, इस तरीके से देखा जाए तो। और एक अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दो कहीं पे भी, मतलब ये पोल है, दो पोजीशन बन सकती है, एक तो पहली तो बना लेते हैं कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख दो, दूसरा क्या रख सकते हैं, दूसरा देखो आप कहाँ रख सकते हो, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रख दी। तो यहाँ पर रखने के बाद क्या देखने को मिला है, ये हुई, ये पैरेलल गई थी तो ये निकल गई, ठीक है, एक यहां से निकाल दो, ठीक है, ये इस तरीके से, हाँ, तो ये बन जाएगी यहाँ पे, इसको डॉट डॉट कर दो तो ये बन गई, ये आपकी इमेज बन गई, ठीक है, समझ में आ रहा। मतलब यहां पर क्या देखने को मिला आपको कि जब ये हुआ तो ये भी डॉट डॉट लाइन से बना है आपका, ये फोकस पर जाके मीटअप करी थी, एक लाइन यहां से गई थी, तो ये भी डॉट डॉट करके। मतलब क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज देखने को मिलेगी। कैसी इमेज देखने को मिलेगी, वर्चुअल इमेज, क्योंकि यहाँ पे पोजिशन, क्योंकि हमेशा इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है मिरर के बैकवर्ड साइड में, मतलब बैकवर्ड साइड मतलब पीछे की साइड बन रही है कौन, इमेज, तो हमेशा वर्चुअल। और हमने देखा था कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक केस था जहां पर हमने वर्चुअल इमेज देखने को मिली हमको, कहां पर, जब फोकस और पोल के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा था, उस केस में हमको मिला था एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। यहां पे क्या है, वर्चुअल इमेज ही मिलती है। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे ही लेंस भी है, लेंस में भी ज्यादा डाउटफुल है नहीं, लेंस भी सिंपल ही है, बस अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो आपको दिक्कत आ रही होगी। तो ये सिंपल से केस है इसके दो, ये ठीक है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके कॉनकेव से, ठीक है। तो यहां पे आपको जब एक वर्चुअल दिखा, ज्यादा इरेक्ट और वर्चुअल दिखे, तो वहां पे आपको दिमाग लगाना है कि हाँ यार कॉन्वेक्स है, बाकी तो कॉनकेव है, क्योंकि डॉट डॉट लाइन, यहाँ पे डॉट डॉट लाइन से इमेज बन रही है, वहां पे क्या है जो कॉनकेव है उसमें क्या है, डॉट डॉट लाइन से नहीं, रियल लाइन से भी इमेजेस फॉर्म जो हुई है, जिससे हमको एक इमेज अच्छे से मिली है, जो कि रियल लाइंस के इंटरसेक्ट से बोल सकते हैं, मीटअप से जो हमको इमेज मिली है वो हमारी थी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज थी। और यहाँ पे कॉन्वेक्स के केस में हमको वर्चुअल। आपको उलझना, दोनों को आप अलग अलग कर सकते हो, उलझना तभी पड़ेगा जब आप उस चीज को याद नहीं रखोगे कि जो कॉनकेव मिरर है, जब फोकस और पोल के बीच में हमने रखा था ऑब्जेक्ट, तब हमको मिली थी वहां पे जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। बाकी सब वर्चुअल इमेज कहां पे मिलेगी हमको, कॉन्वेक्स के केस में, और सिर्फ दो पोजीशन रहती है, इन्फिनिटी और पोल और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। इसमें हमने लॉ भी देख लिए, इसमें हमें इमेज फॉर्मेशन भी देख लिया। मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं सब इनके बीच में से आएगा और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और नेचर ऑफ द इमेज पूछा करते हैं क्वेश्चन में, तो नेचर ऑफ द इमेज अगर आपको डायग्राम सिर्फ ध्यान है ना, मिरर का सिर्फ डायग्राम ध्यान है ना, फोकस पोल सेंटर पता है, क्या लाइट रे, जो हमारे लॉज है, लॉज अगर आपके ध्यान में है 4 लॉ, तो बस खत्म है, फिर
कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।